गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बीएड सेकेंड ईयर के पेपर ज्ञान और पाठ्यचर्या नॉलेज एंड करिकुलम के अंतर्गत हम लोग संज्ञान को पढ़ रहे थे, ज्ञानात्मक प्रक्रिया को पढ़ रहे थे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने ज्ञान मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण, मनोवैज्ञानिकों की दृष्टि में ज्ञान क्या है या जानना क्या है उसको देखा था कि उन्होंने किस अपने सिद्धांतों के माध्यम से जानना या सीखने ज्ञान की प्रक्रिया किस तरह से चलती है, इस चीज़ को उन्होंने सिद्ध करने का प्रयास किया। उसके बाद हमने ज्ञान की प्रक्रिया को परिभाषिक दृष्टि से समझा था कि एस के दुबे की परिभाषा के अनुसार हमने समझा था कि ज्ञान की प्रक्रिया किस प्रकार से क्रियाशील होती है, यानी कि एक पालक किसी भी ज्ञान को किस तरह से सूचना को ज्ञान के स्तर तक लेकर जाता है या ज्ञान के रूप में उसे प्राप्त करता है। आज हम देखने वाले हैं ज्ञान की विशेषताएं, ज्ञान निर्माण की क्या विशेषताएं होती हैं, क्योंकि हमें जब हम इसको समझते हैं, विशेषताओं को समझते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स को समझते हैं, तो हम आगे उसके ज्ञान निर्माण की जो व्यवस्था है उसको बहुत आसानी से समझ में आ सकती है। तो ज्ञान निर्माण की जो हमारी विशेषताएं हैं, हम विशेषताओं की बात करते हैं तो सबसे पहला है सूचनाओं के निर्धारण की प्रक्रिया। सूचनाओं का निर्धारण, जो इसकी सबसे पहली विशेषता है वो यही है कि इसके अंदर सूचनाओं का निर्धारण किया जाता है, यानी कि इसमें सूचनाओं का संकलन होता है, क्योंकि बिना सूचना के कोई भी तथ्य या सूचना ज्ञान तक नहीं पहुंच पाती है। इसीलिए सबसे प्रथम अवस्था जो है ज्ञान की वह है सूचनाओं का निर्धारण होता है, अर्थात कि इसके अंदर सूचनाएं ही सर्वप्रथम होती हैं। अर्थात हम प्रारंभिक अवस्था में हम इसे ज्ञान नहीं कह सकते हैं, प्रारंभिक अवस्था में यह एक सूचना के रूप में होती है, तभी वह ज्ञान तक पहुंचती। इसीलिए इसमें सूचनाओं का निर्धारण होना अनिवार्य या महत्वपूर्ण है। दूसरी इसकी विशेषता है, नेक्स्ट विशेषता है सूचनाओं के समन्वय की प्रक्रिया। समन्वय वयन की प्रक्रिया, यानी कि इसमें सूचनाओं का समन्वय होता है, यानी कि एक से दूसरी सूचनाओं का आपस में क्या संबंध है, उनको किस तरह से एक सूचना का संबंध दूसरी से है, किस तरह से उन दोनों को आपस में हम संबंध स्थापित करके देख और समझ सकते हैं। क्योंकि जो एक सूचना हम कहते हैं कि भूगोल में है, वही चीज़ हमें भौतिक विज्ञान में भी मिल सकती है, वही चीज़ हमें पर्यावरण में भी मिल सकती है। तो इस तरह से एक तरह से कि कहाँ पर किस तरह की सूचना है और उनका आपस में क्या संबंध या समन्वय है, हम उसको देखते हुए उसका निर्धारण करते हैं। अर्थात कि इन सूचनाओं का आपस में समन्वय होता है, कोरिलेशन होता है या उनमें संबंध पाया जाता है, अर्थात कि अपने आप में स्वतंत्र नहीं होती हैं ये सूचनाएं, आपस में एक दूसरे से संबंध रखती हैं। अगली बात इसमें आती सूचनाओं के विश्लेषण और संश्लेषण की प्रक्रिया। विश्लेषण व संश्लेषण की प्रक्रिया। यहाँ पे सूचनाओं का संश्लेषण और विश्लेषण होता है, यानी कि कोई भी ज्ञान का संश्लेषण और विश्लेषण की अवस्था यहाँ होती है। यहाँ पर हम जो भी सूचना है उसको समझने के लिए हम उसको अलग अलग भागों में देखते हैं, अलग अलग दृष्टिकोणों से देखते हैं। भौतिक विज्ञान के दृष्टिकोण से देखा, पर्यावरण के दृष्टिकोण से देखा, भौगोलिक दृष्टिकोण से देखा और फिर उसके आधार पर एक निश्चित उसके निष्कर्ष तक
पहुंचकर और एक सही या स्वरूप का निर्माण करते हैं। इसीलिए ज्ञान की जो विशेषता है उसमें यह ज्ञान निर्माण की जो मतलब ज्ञान का निर्माण जो होता है उसमें संश्लेषण और विश्लेषण की प्रक्रिया पाई जाती है, तभी वह एक निष्कर्षात्मक, एक निश्चित और सत्य वैध ज्ञान का रूप धारण कर पाता है। अगली बात इसके अंतर्गत जो आती है वो है हमारी सूचनाओं के पुनः प्राप्ति की प्रक्रिया। पुनः प्राप्ति की प्रक्रिया। पुनः प्राप्ति की प्रक्रिया क्योंकि इसके अंतर्गत हम सूचनाओं को इस तरह से संगठित, जैसे कि पुस्तकालय के अंतर्गत हम सूचनाओं से संदर्भ ग्रंथों के रूप में विभिन्न प्रकार की संदर्भ समानांतर पुस्तकों के रूप में हम इन चीज़ों को, सूचनाओं को या ज्ञान को संकलित करते हैं, जिससे कि हमें जब हमें उनकी सूचनाओं के या उन तथ्यों को जानने या वापस पुनः स्मरण करने की आवश्यकता होती है तो हम उनको पुनः प्राप्त कर सकते हैं। इसीलिए ज्ञान निर्माण की जो प्रक्रिया है या ज्ञान निर्माण की जो विशेषता है जिसके अंतर्गत हम उन सूचनाओं को, उन ज्ञान को, बातों, तथ्यों को पुनः प्राप्त कर सकते हैं। अगली बात इसके अंतर्गत आती है वो है हमारी ज्ञान पुस्तकालय व्यवस्था। पुस्तकालय व्यवस्था यानी कि इसके अंदर पुस्तकालय व्यवस्था के रूप में ज्ञान का निर्माण होता है, क्योंकि जितनी भी सूचनाएं हैं, जितने भी तथ्य, जितनी भी जानकारियां हैं, उनको हम विभिन्न प्रकार के विषयों के रूप में वर्गीकृत करके और उन्हें पुस्तकालय के अंदर सुरक्षित रखते हैं। क्योंकि जब भी हमें बालक को, छात्र को, शिक्षक को या किसी भी पाठक को जरूरत होती है, वो पुस्तकालय में जाकर और उससे संबंधित सूचनाओं को या ज्ञान को अर्जित कर सकता है। अर्थात कि ये बात स्पष्ट है कि पुस्तकालय वह स्थान है जहां पर कि समस्त प्रकार के ज्ञान को पुस्तकों के रूप में सुरक्षित सहेज कर रखा जाता है। इसीलिए यह ज्ञान की जो प्रक्रिया है या ज्ञान का जो निर्माण है उसमें पुस्तकालय व्यवस्था का होना बहुत अनिवार्य है। क्योंकि अगर पुस्तकालय व्यवस्था नहीं है, जैसे हमारे पौराणिक ग्रंथ हैं, बहुत सारे ऐसी सूचनाएं या बहुत सारे ऐसे ज्ञान के पक्ष हैं जिनसे संबंधित हमें सूचनाएं या उनसे संबंधित हमें पुस्तकें प्राप्त नहीं होती हैं, जिससे कि जो ज्ञान जिन ऋषि मुनियों के द्वारा जिसका निर्माण किया गया था, जिसकी खोज की गई थी, जिसे ज्ञान के रूप में स्वीकार किया गया था, उनको अब हम भूल चुके हैं, क्योंकि वो पुस्तक के रूप में हमारे पास सुरक्षित नहीं है। अगर वो है भी तो अपनी मूल अवस्था में नहीं है, वो भ्रांतिपूर्ण व्यवस्थाओं के साथ में हमारे बीच में उपस्थित है। तो इसके पीछे कारण क्या है? क्योंकि वहाँ पर पुस्तकीय व्यवस्थाएं नहीं थी, इसीलिए पुस्तकालय व्यवस्था का होना अनिवार्य है। हमारे ज्ञान निर्माण की जो विशेषता है उसमें पुस्तकालय का होना बहुत अनिवार्य है। अगली इसमें विशेषता है हमारी दार्शनिक प्रक्रिया। दार्शनिक प्रक्रिया, ठीक है ना। ज्ञान निर्माण के अंतर्गत जो विशेषता है वो दार्शनिक प्रक्रिया है, क्योंकि यहाँ पर हर प्रकार के दर्शन की जितनी भी शाखाएं हैं या दार्शनिक विचारधाराएं हैं, सभी को ज्ञान के अंदर स्थान प्राप्त होता है। जैसे कि एक उच्च आदर्शात्मक जीवन के मूल्यों की स्थापना की जहाँ आवश्यकता होती है, तो हम आदर्शवादी व्यवस्थाओं को स्वीकार करते हैं, जहाँ क्रिया प्रयोग के माध्यम से, क्रिया के माध्यम से करके सीखने की बात आती है, वहाँ पर प्रयोगात्मक उसकी व्यवस्था को हम दर्शन की शाखा का प्रयोग करते हैं, जहाँ पर सत्य पर है कि जो है उसी पर हम स्वीकार करते, उस चीज़ को ज्ञान के रूप में कि जो प्रकृति है,
वो सत्य है, और जो है दिखाई दे रहा है वह सत्य है। जब हमको इस तरह की विचारधाराओं की आवश्यकता होती है तब हम प्रकृतिवाद को उपयोग में लेते हैं। कहने का मतलब ज्ञान की जितनी भी शाखाएं हैं, चाहे आदर्शवाद है, प्रयोजनवाद है, प्रकृतिवाद है, यथार्थवाद है, जो भी है, हम जिस तरह की हमें ज्ञान की आवश्यकता, जिस रूप में ज्ञान की आवश्यकता होती है, हम दर्शन के उसी स्वरूप को स्वीकार करते हैं। इसीलिए यह एक दार्शनिक प्रक्रिया भी होती है। अगली बात इसके अंतर्गत आती है, वह है उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया। उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया। निश्चित है कि ज्ञान का निर्माण जो होता है वो उद्देश्य को लेकर होता है, इसीलिए इसका उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया के रूप में स्वीकार किया जाना स्वाभाविक है। इसे हम उसी रूप में स्वीकार करते हैं। अगली बात आती है वैज्ञानिक सूचनाओं पर आधारित है। वैज्ञानिक सूचनाओं पर ये आधारित है, अर्थात कि इसमें विज्ञान की तरह विभिन्न, जैसे ये कहा जाए कि हर चीज़ को एक क्रमबद्ध तरीके से व्यवस्थित ढंग से नियमानुसार व्यवस्थित किया जाता है। तो किसी भी सूचना को ज्ञान के स्तर तक पहुंचने के लिए वैज्ञानिक प्रक्रिया जिसको हम कहते हैं, उस प्रक्रिया का पालन करना अनिवार्य होता है, तभी वह जांची, परखी और प्रमाणित की जा सकती है। इसीलिए ज्ञान निर्माण की जो अगली विशेषता है वह है वैज्ञानिक सूचनाओं पर आधारित या वैज्ञानिक प्रक्रिया पर भी आधारित मानी जाती है। उसके बाद में है ज्ञान निर्माण की तकनीकी सूचनाओं पर आधारित। तकनीकी तकनीकी सूचनाएं इसके अंदर, क्योंकि वर्तमान में विज्ञान और तकनीकी का इतना ज़्यादा प्रचलन है, या उसी दौर में हम जीवन जी रहे हैं, तो ऐसे में तकनीकी सूचनाओं का होना अनिवार्य है। यानी कि जो तकनीकी व्यवस्थाएं हैं उसके बारे में हमें जानना समझना आवश्यक होता है। इसीलिए ज्ञान की जो अगली विशेषता है वो तकनीकी सूचनाएं, क्योंकि वर्तमान में इसका सर्वाधिक महत्व है, क्योंकि इसके बिना हम ये कहें कि विज्ञान और तकनीकी के बिना हम मनुष्य का एक दैनिक जीवन की दिनचर्या भी कठिन है या संभव नहीं है, सहज नहीं है। इसीलिए तकनीकी सूचनाओं का जो रूप है वह भी ज्ञान निर्माण की विशेषता का प्रतिनिधित्व करती है या उसकी विशेषता है। अगली बात इसके अंतर्गत आती है वह व्यापक प्रक्रिया है। व्यापक प्रक्रिया है, अर्थात यह एक व्यापक प्रक्रिया है, यह संक्षिप्त प्रक्रिया नहीं है। इसमें हर तरह के ज्ञान के हर क्षेत्र को, छोटी छोटी चीज को भी, हर छोटी छोटी सूचना भी ज्ञान का निर्माण करती है। इसीलिए ज्ञान निर्माण की जो प्रक्रिया है वह व्यापक है। उसकी विशेषता यही है कि यह व्यापक है, ये संक्षिप्त इसका क्षेत्र नहीं है, क्योंकि मनुष्य के जीवन, मनुष्य के चारों तरफ, हर तरफ ज्ञान का कोई न कोई पक्ष उपस्थित होता है। इसीलिए ज्ञान की जो क्षेत्र है वह व्यापक माना जाता है। अगली जो विशेषता इसके अंतर्गत आती है वह है वर्गीकरण। वर्गीकरण की प्रक्रिया। यह वर्गीकरण की प्रक्रिया के रूप में भी उपस्थित है। कैसे? जैसे कि हमने ये कहा कि हमने एक विषय का निर्धारण किया। हमने कहा कि सामाजिक अध्ययन एक विषय है, सोशल साइंस एक विषय है। अब सोशल साइंस को हमने
किस तरह से एक रूप प्रदान किया, एक विषय का रूप दिया। उसमें हमने इतिहास को लिया, उसमें हमने समाज शास्त्र को लिया, नागरिक शास्त्र को लिया, अर्थशास्त्र को लिया, अब इन भूगोल को लिया। अब इन सभी को हमने सामाजिक अध्ययन में लिया। क्यों? क्योंकि इनका संबंध कहीं न कहीं समाज से है। समाज के प्रत्यक्ष संबंध जो है इनसे है, क्योंकि इतिहास समाज का जो अपने पूर्वजों के क्रियाकलापों की सूचना हमें प्रदान करता है। समाजशास्त्र समाज की संरचना, उसका ढांचा, उसके नियम, मूल्य आदि की जानकारी हमें देता है। समाज क्या है उसके बारे में बताता है। नागरिक शास्त्र कि एक लोकतांत्रिक व्यवस्था, एक राजनीतिक व्यवस्था कैसी होती है, एक शासन व्यवस्था किस प्रकार की होनी चाहिए, स्थानीय स्तर पर कैसी होगी, जिला स्तरीय, फिर ये कहा जाए कि राज्य स्तरीय, फिर राष्ट्रीय स्तर पर ये व्यवस्थाएं किस प्रकार से होंगी। तो निश्चित है कि ये एक मनुष्य के सीधे संबंध में, हर मनुष्य के दैनिक जीवन में इन चीज़ों का उपयोग होता है। इसीलिए तो हमने इन सबको वर्गीकृत किया, अलग अलग इतिहास से संबंधित घटनाओं को इतिहास में डाला, समाजशास्त्र से संबंधित समस्त सूचनाओं को समाजशास्त्र का नाम दिया, राजनीति से संबंधित जितनी भी सूचनाएं थी उन्हें हमने राजनीतिक विज्ञान या नागरिक शास्त्र का नाम दिया, और फिर सबको मिलाकर एक सामाजिक अध्ययन विषय का नाम दिया। अर्थात इसमें वर्गीकरण और की प्रक्रिया विद्यमान होती हैं, जिसमें कि वर्गीकृत करके और किसी एक नए रूप को प्रदान किया जाता है। अगली बात इसके अंतर्गत जो आती है वह आती है ज्ञान निर्माण की बौद्धिक प्रक्रिया है। ये बौद्धिक प्रक्रिया है। निश्चित है कि ज्ञान एक बुद्धि का विषय है, बुद्धि का कार्य है, बुद्धि के द्वारा इसे स्वीकार किया जाता है, समझा जाता है, इसके बारे में मानसिक क्रियाओं के द्वारा तर्क वितर्क और चिंतन मनन किया जाता है। तो निश्चित है कि एक बौद्धिक क्षमताओं के विकास का जो कार्य है वो ज्ञान के द्वारा होता है, और ये जो ज्ञान का निर्माण होता है वो बौद्धिक क्रियाओं के माध्यम से ही होता है, क्योंकि मनुष्य की जब तक बुद्धि क्रियाशील, बौद्धिक रूप से क्रियाशील नहीं होगी, वो उसके बारे में चिंतन मनन नहीं करेगी, वो मानसिक तौर पर उस चीज़ से संबंधित जुड़ेगा नहीं, तब तक वो उसके बारे में सत्य तक पहुंचने का प्रयास नहीं करेगा। इसीलिए बौद्धिक प्रक्रिया की एक जो है विशेषता है कि यह एक बौद्धिक प्रक्रिया के रूप में देखी जा सकती है। इसकी ज्ञान निर्माण की विशेषताओं के बाद कि हमने इस चीज़ को समझा कि ज्ञान का निर्माण जो है उसके इन अमुक समस्त क्षेत्रों में, कि चाहे वो संश्लेषणात्मक है, चाहे वर्गीकरणात्मक है, चाहे बौद्धिक क्रियाओं के उस पर है, किसी भी रूप में है, वो ज्ञान का निर्माण का जो रूप है, ज्ञान का निर्माण करने में अहम भूमिका निभाता है। अब अगली बात जो आती है वह आती है ज्ञान निर्माण के उपागम या तरीके। इसका दूसरा जो हमारा पॉइंट है उपागम, है ना। उपागम या हम तरीकों की बात करते हैं, ठीक है ना, कि ज्ञान निर्माण का उपागम या ज्ञान निर्माण के तरीके, किस तरीके से ज्ञान का निर्माण किया जाता है। हमने विशेषताओं को देखा, उनके आधार पर अब ये समझना कि ज्ञान का निर्माण करने में कौन कौन से तरीकों से हम इसका निर्माण करते हैं। तो सबसे पहली चीज आती है परंपरागत उपागम। परंपरागत तरीका या परंपरागत उपागम, जिसमें कि शैक्षिक व्यवस्था मूल रूप से सम्मिलित होती है। इसमें क्या होता है? शैक्षिक व्यवस्था। शैक्षिक व्यवस्था कहाँ होती है? विद्यालय। विद्यालय में क्या होता है? पाठ्यक्रम। फिर शिक्षण विधि, है ना। तो कहने का मतलब एक परंपरागत तरीका होता है
जिसमें कि हम एक शैक्षिक व्यवस्था होती है, उसके अंतर्गत हम विद्यालय, समस्त दायित्व विद्यालय पे होता है। विद्यालय में एक निश्चित पाठ्यक्रम होता है, उस पाठ्यक्रम के अनुसार शिक्षक टीचर बच्चे को उसी के अकॉर्डिंग बच्चों को वो ज्ञान पाठ्यक्रम के अनुकूल बालक को सिलेबस के अकॉर्डिंग या करिकुलम के अकॉर्डिंग बच्चे को सर्वांगीण विकास करने का प्रयास करता है। इसीलिए जो परंपरागत तरीका है जो कि एक विद्यालय व्यवस्था के अंतर्गत आता है, उसी के माध्यम से ज्ञान का निर्माण या ज्ञान निर्माण का जो तरीका है वो परंपरागत है, क्योंकि विद्यालय के अंतर्गत शिक्षा के माध्यम से बालकों को विभिन्न प्रकार की सूचनाएं प्रदान की जाती है और बालक की उन्हीं सूचनाओं के आधार पर बालक धीरे धीरे ज्ञान की तरफ बढ़ता है या उसका ज्ञानात्मक पक्ष जो है, ज्ञान का भंडार जो है उसका निर्माण होता चला जाता है। इसीलिए परंपरागत तरीके के अंदर हम विद्यालय व्यवस्था या शैक्षिक व्यवस्था को सम्मिलित करते हैं। नेक्स्ट जो आता है इसके अंदर वो आता है विश्लेषणात्मक उपागम। विश्लेषणात्मक उपागम यानी कि यहाँ पर हम अलग अलग विश्लेषण करते हैं। जैसे कि हमने कहा था कि उधर वर्गीकरण, हम अलग अलग विषयों का वर्गीकरण करते हैं। यहाँ पर वही चीज़ है कि अलग अलग विषयों का वर्गीकरण विश्लेषण करके और फिर उनको एक संकलित रूप में एक विषय के अंतर्गत एक निश्चित नाम देकर हम उसको निर्धारित करते हैं। जैसे संगीत के अंदर है तो जैसे हमने ऐसे सोशल साइंस का हमने पढ़ा अभी समझा, तो उसमें अलग इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र सारे विषय थे और उनको एक संकलित करके अलग अलग वर्गीकृत किया। इतिहास ये है, भूगोल ये है, अर्थशास्त्र ये, विज्ञान ये है, समाजशास्त्र ये है, तो इन सबको अलग अलग वर्गीकृत करके और अब यहाँ पर जब उपागम है उसमें विश्लेषणात्मक प्रक्रिया होती है, जिनको कि एक सुविधा की दृष्टि से एक विषय का नाम प्रदान अलग अलग करके और एक रूप में, क्योंकि समान प्रकृति के हैं, इनका संबंध कहीं न कहीं समाज से, इसीलिए उनको सामाजिक अध्ययन एक विषय के रूप में स्थान दिया जाता है। अगली बात इसके अंतर्गत आती है वह पुनः सूचना पुनः प्राप्ति है ना। इसमें सूचनाओं को पुनः प्राप्त किया जा सकता है, इसका तरीका, क्योंकि जो सूचनाएं हम पहले दे चुके हैं, जैसे कि हमने 6th में पढ़ा, अब इसको पुनः रिकॉल करना है हमको 8th में, तो हम ज्ञान का जो ये तरीका है वो हम उसको पुनः प्राप्त कर सकते हैं और इसका सबसे अच्छा माध्यम क्या है? पुस्तकालय। यानी कि जो इसका अगला तरीका है वो पुस्तकालय व्यवस्था भी हम इसको कह सकते हैं, जिसमें कि ज्ञान को बालक पुनः प्राप्त कर सकता है या जो सूचना पहले पढ़ चुका है उसको पुनः समझ देखने के लिए हम संदर्भित ग्रंथों के माध्यम से, पाठ्य पुस्तकों के माध्यम से हम पुस्तकालय के अंदर उसे पुनः प्राप्त कर सकते हैं। अगली बात और नेक्स्ट आता है कार्य क्षेत्र विश्लेषण। कार्य क्षेत्र विश्लेषण यानी कि इसके अंदर क्रियात्मक समाज के विभिन्न पक्ष होते हैं। हर क्षेत्र में कोई ना कोई कार्य की व्यवस्था होती है, हर क्षेत्र का अपना कार्य का तरीका, अपनी डिमांड होती है। उन्हीं आवश्यकताओं के अनुसार कार्य के क्षेत्रों से संबंधित समस्त जानकारियां बालक को प्रदान की जाती हैं। जैसे विज्ञान के क्षेत्र है, हमको विज्ञान और तकनीकी के संबंध में ज्ञान की है, तो वो विज्ञान का क्षेत्र होगा जो कि उस बालक को या हमें ज्ञान प्रदान करेगा। तो कार्य क्षेत्र कौन सा हुआ? विज्ञान। हमें मनोरंजन का है तो हम जैसे संगीत का है तो उसका क्षेत्र क्या हुआ? संगीत। तो कहने का मतलब समाज की जिस तरह की मांग और आवश्यकता होती है उसी के अनुसार कार्यों को निर्धारित किया जाता है और उसके लिए उसके आधार पर बालक को तैयार किया जाता है। ज्ञान का जो उपागम है या तरीका है। अगली बात आती है वो है प्रयोगकर्ता का उपागम। प्रयोगकर्ता
प्रयोगकर्ता उपागम, यानी कि प्रयोग करने वाला जो व्यक्ति जिसको प्रयोग करना है उसके अनुकूल, यानी कि उसकी अपनी रुचि योग्यता क्षमताओं के अनुकूल उसको जो प्रदान किया जाता है या प्राप्त करने का अवसर मिलता है वह ज्ञान का तरीका होता है। यानी कि उसके अंदर उसकी अपनी योग्यताओं की, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति का प्रयोग अवसर उसको मिलता है, उसकी आवश्यकताओं की पूर्ति इसके माध्यम से की जाती है। अर्थात कि इन उपागमों के आधार पर हम समझ सकते हैं कि ज्ञान का निर्माण किस तरह से किया जाता है। विशेषताओं और उपागम के आधार पर हमने अब ये समझने का प्रयास किया कि ज्ञान की विशेषता, ज्ञान निर्माण किस तरह की विशेषता होती है और किस तरह से इसका निर्माण होता है। कि कहीं पर बालक की आवश्यकताओं के अनुसार होता है, कहीं सामाजिक आवश्यकताओं के अनुसार होता है, कहीं पर ये कहा जाए कि उसकी जो विश्लेषणात्मक व्यवस्थाएं होती हैं जिसको हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं, इनके आधार पर ज्ञान का निर्माण या इन तरीकों से ज्ञान का निर्माण होता है। इस आधार पर हमारा आज का होमवर्क होगा, क्वेश्चन है ज्ञान निर्माण की विशेषताओं व उपागम को स्पष्ट कीजिए। ठीक है, ज्ञान निर्माण की विशेषता व उपागम को स्पष्ट कीजिए। अपनी बात को समाप्त करने से पहले कोविड-19 की इस महामारी के दौर में अपने आप को सुरक्षित रखें। बहुत अधिक आवश्यकता होने पर ही घर से निकले, घर से बाहर निकलते हैं तो 3 बातों का ध्यान रखें। मुंह पर मास्क लगा कर निकलें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और सब अपने हाथों को समय समय पर सैनिटाइज करते रहें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।